हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पर। जैसे ही आपको पता है कि हम लोग आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्टेट जुडिशरीज और एपीओज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आज उसकी थर्ड वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट उस पॉइंटर्स को देखते हैं ताकि एग्ज़ाम पे जाने से पहले जब आप उन्हें रिवाइज करें तो आप तुरंत उन्हें एमसीक्यू देखते ही टिक कर दें और आपके आंसर्स बिल्कुल सही हुए। इनके बेसिस हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या जो रेलिवेंट एपीओज़ में आ चुके हैं क्वेश्चंस, उनके अकॉर्डिंगली हमें इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा है और आज हम लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एविडेंस एक्ट में आज जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में आ चुके हैं, बहुत सारे स्टेट जुडिशरीज और एपीओज में पूछे जा चुके हैं। तो अगर तीन ऑप्शन हमें दिए जाएं कि अगर एविडेंस एक्ट अप्लाई किस पे होता है, प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल, प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, तो ये हमें पता है कि प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल नहीं होता, प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर भी नहीं होता, ये सेक्शन 1 में हमें पता लग जाता है। बट इट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। हमें ये चीज़ पता है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो हमें इस बारे में हमें सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इस बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 1 के अंदर ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन है दैट इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया and applies to all judicial proceedings in or before any court। ठीक है, और कुछ exceptions पे लिखे हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म कोर्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये जो टर्म इंक्लूड है, ये जो आता है बार बार कोर्ट, इनमें से क्या इंक्लूड उसमें से नहीं है। अगर हमें ये ऑप्शन दिए जाएं ऑल जजेस, ये कोर्ट में तो इंक्लूडेड है ही, तो ये तो नहीं हुआ आंसर। सेकेंड ऑप्शन ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, लीगली अगर ऑथराइज्ड है तो फिर कोर्ट के अंदर आ जाना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर तो नहीं हुआ। या फिर ऑल मैजिस्ट्रेट, ये भी टर्म कोर्ट के अंदर इंक्लूडेड होता ही है, बट आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये चीज़ हमें सेक्शन 1 के अंदर ही मेंशन है हमारा कि आर्बिट्रेटर जो है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर एक फ्रेज दिया हुआ है और अक्सर पूछा जाता है कि जो ये फ्रेज है वो किसने कहा है। ये 2015 यूपी एपीओ के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए ये रेलेवेंट भी हो जाता है। जो आपका अपकमिंग एग्जाम आएगा यूपी एपीओ के लिए, तो एक बार आप इसे देख लेंगे तो क्या पता रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया एनी सच फैक्ट, कोई भी इस तरह का फैक्ट विच पोजेसिव प्रोबेटिव फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस। ये डेफिनेशन किसने कही थी? तो ये डेफिनेशन सैलमन ने कही थी। किसने कही थी? सैलमन ने। सैलमन ने क्या कहा था? एनी सच फैक्ट विच पोजेसेस प्रोबेटिव फैक्ट्स इज कॉल्ड एविडेंस। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपका यूपी एपीओ के अंदर पूछा जा चुका है 2015 के अंदर ही। फैक्ट्स एलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर पार्टी इज टर्म्ड एज, क्या होगा ये फैक्ट इन इशू होगा या फिर ये रेलेवेंट फैक्ट होगा? दोनों में से क्या होगा? कोई भी फैक्ट जो कि एलेज्ड है बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी, तो ये होगा फैक्ट इन इशू। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्ली ऑफ अलीबी, ये भी एपीओ के एग्जाम में और स्टेट जुडिशरी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इट इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, इट इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हमें पता है सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। और ये जो वर्ड है ये क्या है? ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर। इसका मतलब अगर कभी भी टर्म यूज होता है, इसका मतलब कहा जाता है कि आप किसी की प्रेजेंस इज एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द
क्राइम, जिस समय क्राइम कमिट हुआ हम तो कहीं और थे, इसलिए टर्म यूज होता है, इसका मतलब ये आता है। देन आता है हमारा क्वेश्चन, ये 2007 के अंदर भी पूछा जा चुका है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एविडेंस एक्ट में यूजली सेक्शंस पूछते हैं, तो सेक्शंस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है द फैक्ट्स रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी ऑफ राइट और कस्टम, रेलेवेंसी ऑफ राइट और कस्टम कंटेन्ड इन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 13, 14, 15 या 19? बताइए, सोचिए सोचिए किस में हो सकता है। देखिए 14 जो है वो किस बारे में बात करता है, फैक्ट्स शोइंग एविडेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, ये तो हो गया हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 15 किसके बारे में बात करता है, फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ये तो हो गया 15। और 13 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है फैक्ट्स रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी ऑफ राइट और कस्टम, तो इसका आंसर हुआ सेक्शन 13। ठीक है, अब सेक्शन 19 क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि सेक्शन 19 जो है वो किससे रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और बाद में आपसे एक रीजनिंग दी जाती है, क्या ये इसकी रीजनिंग सही है या नहीं, आपको उस अकॉर्डिंगली चेक करना होता है। ये भी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जुडिशियल सर्विस और एपीओ के एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया कि एक स्टेटमेंट दी हुई है, एडमिशंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ को डिफेंडेंट, क्या ये सही स्टेटमेंट है? एविडेंस एक्ट देखिए हम लोग इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है, हम लोग सिर्फ पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, बुलेट्स डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम से पहले आप लोग फटाफट इसे देख पाएं। तो विल नॉट गोइंग टू डेप्थ इन दिस वीडियो, विल नॉट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस। और इसका रीजनिंग इन्होंने यहाँ लिखा है कि एडमिशंस बाइंड्स द मेकर ऑफ इट, इट मे बी यूज्ड इन हिज फेवर एज वेल। तो ऑप्शन हमें दो तरह के दे रखे हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सेकेंड इज आर इज फॉल्स बट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है कि सही है या नहीं है, पहले इसको देखना पड़ेगा कि एडमिशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ को डिफेंडेंट। यार एडमिशन को डिफेंडेंट के अगेंस्ट तो यूज नहीं किए जाए, तो ये क्या हो गया, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बट हाँ, एडमिशन जो होता है वो बाइंड कर देता है मेकर ऑफ इट, इट मे बी यूज इन हिज फेवर एज वेल, उसके फेवर में भी यूज, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकेंड वाला सही हुआ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हमारा केस लॉ के बारे में पूछा गया कि केस लॉ के अंदर ऐसा कौन सा केस लॉ है जहाँ पे बोला गया है, जहाँ पे हेल्ड किया गया दैट कन्फेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ सेल्फ टॉक, confession can be result of self talk, communication of confession to another person is not necessary, communication of confession to another person is not necessary। ये किस केस के अंदर बोला गया था, हेल्ड करा गया था, तो इसका आंसर है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके अंदर ये चीज हेल्ड करी गई थी। तो ये क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद ओनली सिविल मैटर्स, ऐसा कौन सा सेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर से डील करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में? ऑप्शन है सेक्शन 23, 27, 53 या 133। सेक्शन 27 तो हमें पता है कि किस चीज से डील करता है, ये डील करता है कि हाउ मच, सेक्शन 27 किस बारे में बात करता है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। और सेक्शन 53 किसके बारे में बात करता है कि इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। तो ये दोनों तो नहीं हुए हैं, बट सेक्शन 23 के बारे में भी कुछ सिविल मैटर से रिलेटेड कहा जाता है, 133 नहीं। 133 आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ये किससे रिलेटेड है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 133 सेक्शन जो है क्या किससे रिलेटेड बात करता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सेक्शन जो सिविल मैटर से डील करता है वो है सेक्शन 23। अब आते हैं दूसरे केस लॉ पे, जहां पे कहा गया है कि सेक्शन 27 हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सेक्शन 27 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किस केस लॉ में कहा गया था, वो है द्योमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर ये चीज कही गई थी दैट सेक्शन 27 हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड।
आइए यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं। अब यही चीज़ 27 में आगे एक्सटेंड होते हुए पूछा गया क्वेश्चन। सेक्शन 27 अप्लाइज व्हेन द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन एक्यूज्ड एंड इज इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एज वेल एज मेंस के लिए। इट कैन बी इन ओरल, इन राइटिंग या फिर इन एनी एडिक्वेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो किस चीज़, क्या तीनों ऑप्शन सही है इसके अंदर? यस, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल, इन राइटिंग एंड इन एन एडिक्वेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। विच सेक्शन इज एन एक्सेप्शन ऑफ द अबव रूल? कौन सा सेक्शन है जो कि एक्सेप्शन है इस रूल का? सेक्शन 13। सेक्शन 13 आपको पता ही है कि किस चीज़ के बारे में बात करता है? फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज ए क्वेश्चन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था सेक्शन 13 के बारे में। और क्या सेक्शन 20 इससे रिलेटेड है या 23? अब देखिए 23 तो रिलेटेड होता है आपका एडमिशन इन सिविल केसेस, कब रेलेवेंट है ये बताता है। अब 20 किससे रेलेवेंट है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ बोलता है सेक्शन 20। ठीक है, और हमें पता है कि हेयर से एविडेंस जो है वो रिलेटेड है 32। ये इसका सही जवाब है सेक्शन 32। हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जो एविडेंस है अनअर्थन बाय अ स्निफर डॉग फॉल्स अंडर, ये कौन सा एविडेंस कहलाएगा? जो हम डॉग्स को लेकर जाते हैं और वो एविडेंस को निकालता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा? ओरल एविडेंस में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, हेयर से एविडेंस में, या फिर साइंटिफिक एविडेंस के अंदर? तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस के अंदर माना जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो है वो क्या है? अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। हमें पता है सेक्शन 45 किसके बारे में बात करते हैं? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में। कैन नॉट बी सॉट फॉर, किस चीज़ के लिए नहीं लिया जा सकता? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हमें पता है 45 के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करता है? एक तो बात करता है फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट के बारे में, और फिंगर इम्प्रेशंस के बारे में। तो इसके अंदर ये इंडियन लॉ के बारे में बात नहीं करता। 45 किसके बारे में बात करता है? फॉरेन लॉ, साइंस एंड आर्ट एंड फिंगर इम्प्रेशन। तो आज हमने एविडेंस एक्ट में ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब तक हम इसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो तुरंत जाइए और देखिए और रिवाइज करिए अपने सारे कॉन्सेप्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय।